नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज हम शेषासुरी भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने शेषा नामक संपूर्ण अध्याय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया था। प्रथम भाग, जिसका अध्ययन हमने पूर्व में किया है, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि शेषा का प्रारंभिक जीवन कैसा था तथा उसके द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए और किस प्रकार से उसने भारतीय क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया और बादशाह के रूप में स्थापित हुआ। आज जो द्वितीय भाग जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि शेरशाह की युद्ध संबंधी उपलब्धियों से भी महत्वपूर्ण उसके द्वारा साम्राज्य के स्थायित्व या प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना से संबंधित जो प्रयास किए गए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कारण उसे एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में ज़्यादा पहचान मिलती है। शेरशाह को प्रशासनिक सुधारक या कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। उसके द्वारा जो सुधार लागू किए गए वो उसके शासनकाल में तो प्रचलन में रहे ही, लेकिन बाद में कालांतर में जो मुगल सम्राट अकबर है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का भी प्रमुख आधार बनते हैं। इसी कारण कुछ इतिहासकार शेरशाह को अकबर के पूर्वगामी के रूप में भी स्थापित करते हैं। शेरशाह के द्वारा जो प्रमुख सुधार किए गए उसमें राजस्व संबंधी सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसने भू राजस्व के क्षेत्र में जाप्ती प्रथा, जो कि पुरानी प्रथा थी, उसको पुनः प्रचलित किया तथा इसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया जाता था। उसने संपूर्ण कृषि योग्य भूमि को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग उत्तम, द्वितीय मध्यम तथा तृतीय भाग निम्न। इस प्रकार से जो भी साम्राज्य की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि है वो अलग अलग 3 कैटेगरी या 3 स्तरों में उनको विभाजित कर दिया, उत्तम, मध्यम तथा निम्न। और प्रत्येक भाग की जो औसत उपज होती थी उसका 1/3 यानी 1/3 भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया। लगान किसी भी प्रकार में दिया जा सकता था, चाहे वो नकदी के रूप में दिया जाए चाहे अनाज के रूप में दिया जाए। लगान के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब लगान का निर्धारण किया जाता था उस समय काफ़ी उदारता बरती जाती थी, परंतु जब एक बार निर्धारित कर दिया लगान और उसके बाद लगान संग्रहण का जो काम है उसमें पूर्णतः कठोरता का पालन किया जाता था। यह जो सुधार किया गया, राजस्व संबंधी सुधार, जो कि शेरशाह के द्वारा किया गया है, इसके काफ़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे हुए। प्रत्यक्ष फायदा ये हुआ कि राज्य की आमदनी बढ़ गई और अप्रत्यक्ष ये हुआ कि दूसरी ओर जमींदार और जागीरदारों का जो प्रभाव था उसमें कमी आने लगी। जब उनका प्रभाव कम हो रहा है तो राजा का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ रहा था। तो ये 2 प्रमुख प्रभाव ये पड़े, प्रत्यक्ष रूप में राज्य की आमदनी बढ़ी और अप्रत्यक्ष रूप में जागीरदारी और जमींदारों के प्रभाव में कमी आई। प्रशासनिक सुधार। शेरशाह के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन, जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था उसी प्रकार से चलाते रहा।
उसमें कोई विशेष परिवर्तन शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया। शेरशाह के द्वारा जिला और परगना स्तर पर जरूर कुछ सुधार किए गए। जैसे जिला स्तर पर उसने 2 प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त किए। पहला पदाधिकारी का नाम है सिकदार ए शिकदाराना। सिकदार ए शिकदाराना जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था। पूरी जिले में कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारी सिकदार ए शिकदाराना होता था। दूसरा प्रमुख अधिकारी मुंसिफ ए मुंसिफान, जो लगान से संबंधित मुकदमों में फैसला देता था तथा परगने के अमीरों के कार्यों का निरीक्षण करता था। यह दूसरा अधिकारी था, प्रमुख अधिकारी, जिसे मुंसिफ ए मुंसिफान के नाम से जाना जाता था। परगने स्तर पर 4 प्रकार के अधिकारी प्रमुख रूप से कार्यरत थे। ये 4 अधिकारी सिकदार, अमीन, मुंसिफ और फौजदार होते थे। सिकदार कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। अमीन लगान की वसूली तथा भूमि के माप का अधिकारी होता था। मुंसिफ दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता था और फौजदार परगने का खजांची, या जिसको ट्रेजरार कह सकते हैं, परगने के खजांची फौजदार होता था। ग्रामीण स्तर पर पटवारी, खजानादार तथा कारकुन लगान की वसूली में अमीन की सहायता करते थे तथा लगान संबंधी लेखा बही भी रखा करते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने निचले प्रशासनिक स्तर पर स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया, जिसके अनुसार कानून और व्यवस्था के लिए प्रत्येक गांव का मुखिया या मुकदम जिम्मेदार या उत्तरदायी होता था और यदि वह अपने कार्यों के निष्पादन में असफल सिद्ध होता था या अपने कर्तव्यों को निभाने में उसे असफलता मिलती थी तो उसे दंडित भी किया जाता था। सैन्य संगठन एवं मुद्रा प्रणाली। शेरशाह ने अलाउद्दीन के द्वारा जो सुधार लागू किए गए थे सेना में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, उन सुधारों नगद वेतन देने तथा हुलिया लिखने की प्रणाली को फिर से लागू कर दिया। शेरशाह ने चांदी के बहुत सारे सिक्के डलवाए जो कि दाम कहलाते थे। चांदी के रुपए और तांबे के दाम के आधे, चौथाई, 8वें और 16वें भाग के सिक्के भी इस समय में जारी किए गए। उसने सब प्रकार के पुराने सिक्के तथा मिश्रित धातु की जो मुद्रा प्रणाली साम्राज्य में प्रचलन में थी उसको समाप्त कर दिया। चांदी और तांबे के सिक्कों में अनुपात निश्चित कर दिया। जैसे रुपया और दाम में 1:64 का अनुपात होता था। चांदी का रुपया का वजन 180 ग्रेन के बराबर होता था। शेरशाह पहला मुस्लिम बादशाह था जिसने सिक्कों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी प्रयोग किया। सोने के जो विशुद्ध सिक्के थे, यानी जो प्योर सोने के सिक्के थे, वो विभिन्न तौल के डाले जाते थे। जैसे 166.4 ग्रेन, 167 ग्रेन,
और 168.5 ग्रेन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए शेरशाह ने चुंगियों की दर निर्धारित कर दी थी और कुछ जो कष्टकर कर होते थे जैसे राहदरी, उनको समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त शेरशाह के द्वारा केवल 2 स्थानों पर चुंगी वसूल करने का प्रबंध किया गया। पहला उत्पादन या आयात केंद्र पर और दूसरा विक्रय स्थल पर, यानी जो उत्पादन की जगह है या बाहर का कोई सामान यदि आयात किया जा रहा है तो आयात केंद्र पर, और जहाँ पर इस सामान की बिक्री हो रही है वहाँ पर। तो 2 स्थानों पर चुंगी वसूलने का उसने प्रबंध किया था। जन कल्याणकारी कार्य। शेरशाह के द्वारा प्रमुख रूप से 4 सड़कों का निर्माण कराया गया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली सड़क सोनार गांव से पेशावर तक, ग्रैंड ट्रंक रोड। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक। और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक। इसके अतिरिक्त शेरशाह के द्वारा 17 सरायों का निर्माण भी किया गया, जिसमें यात्रियों के लिए भोजन उपलब्ध रहता था और घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था भी रहती थी। तो ये सराय केवल व्यापारियों और यात्रियों के लिए प्रयोग में नहीं आती थी, बल्कि जो तत्कालीन डाक विभाग के कर्मचारी थे उनके लिए भी केंद्र का काम करती थी। स्थापत्य कला। शेरशाह के द्वारा झेलम नदी के पास एक शानदार रोहतासगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण कराया गया। दिल्ली का पुराना किला भी शेरशाह के द्वारा ही बनवाया गया है। उसके अतिरिक्त सैसराम में अपना मकबरा भी शेरशाह ने स्वयं बनवाया था। शेरशाह के काल की जो स्थापत्य कला है वो वस्तुतः मिश्रण है तुगलककालीन इमारतों की धार्मिक सादगी और शाहजहाँ की जो श्रेष्ठ कला है उसके मध्य की एक प्रणाली या मध्य की एक कड़ी के रूप में शेरशाह के काल की स्थापत्य कला को हम देख सकते हैं। धन्यवाद।